नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहां पर आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 को पढ़ाया जाता है, जिसमें आपकी झारखंड टेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी हो जाती है। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है सिंधु घाटी सभ्यता और उस पर आज हमारा सेकेंड पार्ट है। तो देखिए, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जाना हड़प्पा के बारे में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई की गई स्थल रहती है। और आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है मोहनजोदड़ो है। जब आप हड़प्पा को पढ़ते हैं, सबसे पहले आप हड़प्पा को ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम मोहनजोदड़ो को पढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो है उसकी खुदाई 1 साल बाद ही 1922 में होती है और राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई की जाती है। और यह पाकिस्तान के लड़काना ज़िला में है। सिंधु नदी के किनारे इसकी ये जो स्थल है वो हमें मिला है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा को आप कैसे याद रखेंगे, तो श्रमिक संबंधी सामग्री के जरिए इसे मैंने ट्रिक बताया था कि श्रमिक सामग्री यहाँ पर मिली है, जैसे कि कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास है ना, माता देवी की मूर्ति, ओखली। तो ये सभी आपको हड़प्पा में मिला हुआ है। और मोहनजोदड़ो को याद करने का जो ट्रिक है वो है, यहाँ से पूजा की सामग्री मिली हुई है। ठीक है, कैसे? तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो पुरोहित आवास मिलता है। यहाँ पर पुरोहित आवास मिलता है, पूजा से संबंधित है ना, पुरोहित है, पूजा करेंगे तो यहाँ पर इनका आवास रहना जरूरी है। तो यहाँ से हमें पुरोहित आवास मिलता है। फिर पुजारी जो है अपने घर से निकलेंगे तो समझ लीजिए कि स्नान करेंगे, तो यहाँ पर स्नानागार, काफ़ी बड़ा स्नानागार मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें मिलता है अन्नागार। पंडित जी जो है पूजा करके, स्नान करके अन्नागार में जाएंगे, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो का, काफ़ी बड़ा। या फिर आप कह सकते हैं कि पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो भवन है वो अन्नागार है, जो कि मोहनजोदड़ो में है। अब देखिए, अन्नागार आपको मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है और हड़प्पा सभ्यता से भी प्राप्त हुआ है, लेकिन मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा भवन रहता है। फिर यहाँ पर घर में कुआं भी मिला है। ठीक है, और फिर क्या मिलता है, तो यहाँ से मिलता है आपको सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र किससे बनते हैं, तो कपास से सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। उस समय पे किया जाता था सूती वस्त्र का निर्माण कपास से। तो यहाँ कपास भी मिला है, सूती वस्त्र मिला है। फिर यहाँ पर चौड़ी सड़कें मिली है। देखिए, सड़कें तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के ही सड़कें जो थी वो चौड़ी थी, लेकिन जो मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो सबसे चौड़ी सड़क रहती है। फिर हमें यहाँ पर मिलता है एक खास प्रतिमा, जो है पशुपति शिव का। अब देखिए, ये कैसे पता चलता है कि पशुपति शिव है, तो जो हमें मूर्ति मिली है उसमें 3 मुख है। तो पता कैसे चला कि ये शिव है, तो 3 मुख तो शिव के नहीं रहते हैं, लेकिन उनके आसपास जो जानवर को दर्शाया गया है उससे ये पता चलता है कि ये शिव ही है। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक ट्रिक भी निकाला है, आप उससे याद कीजिए कि पशुपति की एक मुद्रा भी मिली है। ठीक है, और जो पशुपति है उनके आसपास में जानवर को दर्शाया गया, तो वो कौन कौन से जानवर है, तो 5 जानवर को दर्शाया गया है। ठीक है, जानवर 6 है, लेकिन जानवर की संख्या आपकी 5 है। आप इसे याद कैसे करेंगे, तो बाह्य भगा, तो जो राइट साइड है, जब आप सामने से खड़े होते हैं तो ये आपका राइट हुआ, ये आपका लेफ्ट हुआ। ठीक है, तो जो सामने से है बाह्य है, तो बा से आपका बाघ हो गया, है से आपका हाथी हो गया। भगा, तो भ से आपका भैंसा का चित्र है और ग से गेंडा। और जो बीच में है, बीच में 2 हिरणों का चित्र बना गया है पशुपति की मुद्रा पे। यहाँ पर मैं मुद्रा की बात कर रही हूँ, उनकी मुद्रा पे। ठीक है, पशुपति शिव की मुद्रा है, उसमें इन 5 जानवरों को दर्शाया गया है, बाघ, हाथी, हिरण, भैंसा और गेंडा। ठीक है, तो आप बाह्य भगा इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं।
फिर देखिए वहाँ पर सभागार मिला है, मतलब सभा का आयोजन होता होगा तो सभागार भी मिला है। और जहाँ पर सभा होगी, सभागार का आयोजन होता होगा तो वहाँ पर नृत्य प्रस्तुत तो होता ही होगा। तो नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति भी हमें मिली है। अब आप ये बताइए कि जो मूर्ति है वो कांसे की होंगी, तांबे की या लोहे की? तो ये जो मूर्ति है हमें कांसे की मिली है। तांबा तो आपको पता है पाषाण काल में मिला था, तो उसका उपयोग तो यहाँ पर नहीं होता होगा। लोहे का इन्हें ज्ञात नहीं था, तो जो मूर्ति है वो कांसे की थी, आप तांबे का नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन हमें तांबे का ढेर मिला है, तो ये जो ढेर मिला है वो उस ढेर को हम लोग तांबे को काल को क्या कहते हैं, चिलकोलीथ कहा जाता है तांबे के ढेर के। लेकिन तांबे का कुछ उपयोग नहीं होता था, तो ढेर तो वहाँ पर मिलेगा ही। तो तांबे का ढेर भी आपको मोहनजोदड़ो में मिला है, लेकिन यहाँ पर उपयोग कांसे का होता था, ठीक है। और इस एज को चिलकोलीथ एज कहा गया है, किसे? तो तांबे के काल को। तो आप फिर से याद रखिए, जब आप मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे तो पूजा की सामग्री से रिलेटेड करके आप इसे याद कर सकते हैं, ये आपका ट्रिक रहा। और 5 जानवर कौन सी है? तो बाह्य भगा, ठीक है। ब से भाग, ह से हाथी, बीच में 2 हिरण, और भ से भैंसा, ग से, ठीक है, ग से आपका गेंडा। तो इस तरह से आप इसे याद करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो तीसरा स्थल है, वो है चनहुद्रो। इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर आपको महिला संबंधित सामग्री को ज़्यादा मिली है। और सबसे पहले तो आप जान लें, इस स्थल की खोज गोपाल मजुमदार ने किया, और यह सिंधु नदी के पास है, किनारे मिला स्थल है। जिला नवाबशाह, और जो स्थान है वो है आपका पाकिस्तान। तो इस तरह से चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आप कह सकते हैं कि ये सभी आपको पाकिस्तान में ही खुदाई से ये स्थल मिले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हड़प्पा में श्रमिक संबंधी सामग्री मिली है, मोहनजोदड़ो में पूजा की सामग्री से आप इसे याद कर सकते हैं, ट्रिक है। और चनहुद्रो में महिला से संबंधित सामग्री आपको मिली है, जैसे कि कंघी, लिपस्टिक, काजल, गुड़िया, मनका, सुई धागा, ठीक है। तो ये सभी महिलाओं से संबंधित वस्तुएं यहाँ पर मिली है। और एक और खास कह सकते हैं कि भागती हुई बिल्ली और उसका पीछा करता हुआ कुत्ते के पैरों के, इन दोनों के ही पैरों के निशान यहाँ से मिले हैं। तो देखिए एग्जाम में पूछता है कि भागती हुई बिल्ली और पीछा करते हुए कुत्ता का जो चिन्ह है, पद चिन्ह है, वो कहाँ से मिला है? तो चनहुद्रो से मिला है। फिर यहाँ पर अलंकृत ईंटें मिले हैं। तो देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप बताइए को वो कौन से स्थल है जहाँ से पकी ईंटें मिले हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो पकी हुई ईंटों से ही उसके भवनों का निर्माण हुआ था। अगर वो कच्ची ईंटों की होती तो आप खुद बताइए, वो आज तक हमें इसके साक्ष्य मिलते नहीं ना, वो तो गल जाते, नष्ट हो जाते। तो ये तो पूछना ही नहीं है कि पकी हुई ईंटें कहाँ मिली है, कच्ची ईंटें कहाँ मिली है। हाँ, अलंकृत ईंटें जो है वो आपको चनहुद्रो से मिली है। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? तो देखिए ये जो स्थल है, मैंने आपसे कहा कि यहाँ महिलाओं से संबंधित सामग्री मिली है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर महिला है तो वो कर सकते हैं डिज़ाइन वगैरह, सजाना, संवारना, ये सभी कार्य जो है वो महिलाओं से ही जाना जाता है। ख़ास तौर से ऐसा नहीं है कि सभी में ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ महिलाओं को हूँ बोल रही हूँ। तो जो अलंकृत है, ईंटों पर जो डिजाइन किया गया है वो चनहुद्रो से है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी तो उन्होंने यहाँ पर किया। और एक खास चीज़ यहाँ पर है कि आपको ज़्यादातर जो स्थल है वहाँ पर आपको दुर्ग मिले हैं, लेकिन चनहुद्रो ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको दुर्ग नहीं मिला है। देखिए मान लीजिए दुर्ग किसे कहते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे घर मकान वगैरह बने हैं, इसे घेर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, तो इसे दुर्ग कहा गया है। और सामने से एक गेट रखा गया है, ठीक है। लेकिन चनहुद्रो में ऐसा दुर्ग नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि यह एक औद्योगिक केंद्र था।
ये जो स्थल था वो एक औद्योगिक स्थल रहता है। तो मान लीजिए अगर किसी अपने व्यापार, अपनी दुकान वगैरह खोजने निकालने होंगे, तो इधर से भी अपने दुकान खोल सकते हैं, इधर से भी, इधर से, हर हर तरह से। तो अगर उसे दुर्ग से घेर देंगे तो फिर रास्ता तो चारों तरफ से नहीं रहेगा, एक ही रास्ता रखना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो चनहुद्रो था वो दुर्ग रहित स्थल रहता है। ठीक है। अब आप देखिए, इस आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर चनहुद्रो है जिसे मैंने सी से इंडिकेट किया है। चनहुद्रो है, ये मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा है, और ये है सुत्को गेंडोर। सुत्को गेंडोर के बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।